हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिया और निधि दोनों पक्की सहेलियां होती हैं। रिया एक अमीर घराने की लड़की होती है तो वहीं निधि गरीब और अनाथ होती है। वो गांव में अपने कॉलेज खत्म होने के बाद घर पर खाना बनाकर टिफिन सर्विस के जरिए खाना बेचकर पैसे कमाती और अपना गुजर बसर किया करती। एक दिन की बात है। रिया, मैं शादी कर रही हूँ विराज नाम के एक लड़के के साथ। वो एक बिजनेसमैन है। क्या? ये तू क्या कह रही है निधि? तू एक अमीर लड़के के साथ शादी कर रही है? यार, तेरी तो किस्मत ही चमकने वाली है। हाँ रिया, विराज और मेरी मुलाकात एक दिन मेले में हुई थी जहाँ वो अपने भांजे के साथ आए थे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला और इतना अच्छा पति मिलने वाला है। तू और तेरा पूरा परिवार आना हाँ शादी में। हाँ निधि, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी मैं तुम्हारी शादी में। रिया शक्ल से खुशी जाहिर करती है लेकिन उसे मन ही मन निधि के लिए काफ़ी जलन महसूस होती है। ये दो कौड़ी की गरीब लड़की खुद को क्या समझती है पता नहीं। विराज जैसे इतने अमीर लड़के से शादी करने जा रही है। मैं अमीर हूँ और विराज सिर्फ मेरा ही हो सकता है। हाँ, नहीं, इस गरीब फटीचर निधि के नहीं। मैं विराज के साथ शादी करूँगी, निधि नहीं। रिया अब ठान लेती है कि वो विराज के साथ शादी करके ही रहेगी। इसीलिए वो निधि की शादी के दिन उसे एक नदी के पास ले जाती है और वहां पहुंचने पर रिया, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या हुआ? चल ना, वहाँ मंडप में सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज मेरी शादी है। विराज बारात लेकर आ भी गया होगा। नहीं निधि, शादी तो आज होगी लेकिन तेरी और विराज की नहीं, बल्कि मेरी और विराज की, और तू मरेगी। क्या? ये तो क्या बकवास कर रही है रिया? आज मेरी शादी के दिन तो ऐसा घिनौना मजाक मत कर। ये कोई मजाक नहीं है निधि, मैं सच कह रही हूँ। तुझे क्या लगा? अरे तुझ जैसी गरीब लड़की की एक अमीर लड़के के साथ शादी होगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर गरीब लड़की को उसके सपनों का राजकुमार नहीं मिलता। ये सब केवल किस्से कहानियों में ही होता था, असलियत में नहीं। इतना कहकर क्रूर रिया निधि को उस नदी में ढकेल देती है और वो उसके जैसे मैचिंग कपड़े पहनकर मंडप में चली जाती है। घूंघट ओढ़े रखने के कारण शादी पूरी होने तक कोई रिया को पहचान नहीं पाता, लेकिन शादी होने पर जब विराज रिया का घूंघट उठाता है तभी वो उसकी शक्ल देखकर चौंक जाता है। ये क्या? तुम कौन हो? निधि? निधि कहाँ है? मुझे माफ करना, लेकिन ये सब मैंने निधि के कहने पर किया है। मैं निधि की बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसने मुझे कसम दी कि अगर तू मेरी जगह मंडप में नहीं बैठी तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं वो कहाँ चली गई अब। मैंने उसकी कसम के चलते ये सब किया है विराज। क्या? निधि कहाँ जा सकती है? नहीं, निधि मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। ये नहीं हो सकता। लेकिन अब तो उसने धोखा दे दिया है ना लल्ला। अब जो भी है तुझे रिया को ही अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। अब कुछ नहीं हो पाएगा। विराज की माँ हेमा रिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और विराज भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसे निधि से मिले धोखे का गहरा सदमा लगा होता है। वहीं निधि उस नदी से बहकर शहर पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद वो काफी मुश्किलों का सामना करती है। ये मैं कहाँ पहुंच गई? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अच्छी तरह याद है रिया ने मुझे नदी में ढकेला था और फिर वो वहाँ से भाग गई थी क्योंकि उसे विराज से शादी करनी थी। इसका मतलब अभी तक उन दोनों की शादी हो भी चुकी होगी। ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, अच्छा नहीं हुआ। निधि अपनी किस्मत को कोसते हुए खूब रोती भी लगती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाए हुए अपने आंसुओं को पोंछकर शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने का प्रण लेती है। वो अपने लिए काम ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ शहर में उसे कोई भी जल्दी काम देने के लिए राजी नहीं होता, जिस कारण वो काफी परेशान भी हो जाती है। कैसा शहर है ये? किसी में इंसानियत ही नहीं है। कोई मुझे काम नहीं दे रहा। ऐसे ही रहा तो मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी? अपने जीवन की नई शुरुआत कैसे कर पाऊंगी? नहीं, ये सब बोलकर मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस होने दूंगी। मैं लड़ूंगी, हर हालात से लड़ूंगी और शहर में रहकर नाम और पैसा दोनों कमाऊंगी। निधि अपने पास पड़े हुए जेवर को बेचती है और एक छोटा सा ठेला लगाकर शहर में थोड़ा बहुत खाने का पदार्थ बेचने लगती है। शहरवासियों को निधि के ठेले का खाना बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है।
वाह वाह, क्या बात है। आपके खाने का स्वाद तो एकदम निराला है बहन, मजा ही आ गया सच में। हाँ हाँ, ऐसा स्वाद तो शहर के खाने में बहुत कम होता है। एकदम ओरिजिनल स्वाद लग रहा है, गांव वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये लीजिए आपका बटर नान और ये आपका सलाद। निधि अब शहर में अपने छोटे से ठेले के जरिए काफ़ी सारे पैसे कमाती है और 2 से 3 महीनों में ही वो शहर में ही अपना एक ढाबा भी खोल देती है, जिसका नाम वो सिटी ढाबा रखती है। इसी प्रकार अब निधि समय के साथ साथ अपने काम के द्वारा काफ़ी तरक्की करने लगती है और उसका नाम अखबार में भी छप जाता है। ये सबसे पहले रिया देख लेती है और वो खबर पढ़कर रिया के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अगर विराज को पता चल गया कि निधि जिंदा है और वो शहर में रह रही है तो वो उसके पास चला जाएगा और फिर निधि विराज को सारा सच बता देगी। कैसे मैंने ही शादी के दिन उसे नदी में ढकेला था ताकि वो मर जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले मुझे शहर में जाकर इस बार सच में निधि की जान लेनी होगी। उसे मारना होगा, वो भी अपने हाथों से। निधि, मैं आ रही हूँ, तू अब बच नहीं पाएगी, क्योंकि अगर तू जिंदा रही तो मेरा विराज और अमीर ससुराल ये सब मुझसे छिन जाएगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। रिया उसी दिन शहर के लिए रवाना हो जाती है और शहर पहुंचकर जैसे तैसे वो निधि के घर ढूंढ लेती है। वो उसके घर जाकर उसे जान से मारने के लिए चाकू निकालती है। रिया, तू यहाँ? पिछली बार तो तुझे भगवान जी ने बचा लिया, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगी। तुझे आज मैं मार कर ही रहूंगी। नहीं रिया, ऐसा मत करना, मुझे मत मारो। तुझे तो आज मरना ही होगा निधि, क्योंकि तेरा जिंदा रहना मेरे लिए घातक साबित हो सकता है और अपनी जिंदगी और उसकी खुशियों के लिए मैं हर हद पार कर सकती हूँ। रिया निधि पर हमला करने जा रही होती है कि तभी वहां पर विराज आ जाता है और वो रिया को धक्का मारकर निधि को बचा लेता है और वहां पर पुलिस वाले आकर रिया को झट से गिरफ्तार कर लेते हैं। विराज, तुम यहाँ पर कैसे? विराज? निधि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं विराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, जब तुम अकेले में बचा रही थी और शहर आने की योजना बना रही थी, तभी मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक आया हूं, अपनी निधि को बचाने के लिए, तुम जैसी खलनायिका से। क्या? अंत में रिया को जेल की सजा होती है। वहीं विराज और निधि एक हो जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। नारायणपुर कहकर एक गांव होता है जिसमें सुधा अपने बेटे निहार के साथ रहती है। निहार एक फौजी होता है और वो फौज में मिशन पर गया होता है। गांव में सुधा का उसकी बहन रमोला और रमोला के शराबी बेटे अनुज के सिवा और कोई नहीं होता, लेकिन रमोला सुधा से जलती होगी। एक सुधा दीदी का बेटा निहार है जो फौजी है और एक मेरा बेटा शराबी है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ए माँ, मुझे पैसे दे दे, मुझे आज शराब पीनी है। कुछ नहीं मिलेगा तुझे आज। नाक में दम करके रख दिया है तूने मेरे। मैं लोगों के घरों में जा जाकर काम करती हूँ और तू मेरे खून पसीने की मेहनत को एक पल में उड़ा देता है। माँ, प्यार से मांग रहा हूँ तो दे दे, वरना छीन कर ले जाऊंगा मैं। जीवन में और क्या ही आता है तुझे, नालायक लड़के। अनुज रमोला के पैसे छीन कर चला जाता है। सुधा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और एक दिन जब वो आटे के गुलगुले बना रही होती है तभी उसे अपने बेटे निहार की याद आ जाती है। मेरा निहार होता तो गरम गरम गुलगुलों को खत्म करने लगता। उससे बहुत ज्यादा पसंद है ये गुलगुले। पगला कहीं का, पता नहीं कब आएगा अब मुझसे मिलने। बहुत दिनों से फोन भी नहीं किया है उसने मुझे। सब ठीक तो होगा ना वहाँ मिशन पर? न जाने क्यों पिछले 1 हफ्ते से मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। भक, क्या सुधा, तू भी ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती है। सब कुछ कुशल मंगल ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन 2 दिन बाद दुश्मन संग जंग लड़ते समय निहार अपने भारत देश के लिए शहीद हो जाता है और उसे तोपों की सलामी दी जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को कॉफिन में रखकर उसके गांव लाया जाता है। अपने शहीद बेटे को देख सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निहार, अरे बेटा उठना राजा। निहार, निहार मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
दीदी, संभालिए अपने आप को दीदी। छोटी छोटी, मेरा निहार नहीं रहा छोटी। मैं क्या करूंगी अब, कैसे जीऊंगी इसके बिना। निहार, उठना बाबू। सुधा निहार के जाने के बाद पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। वहीं रमोला का बेटा अनुज उसके जमाए हुए 25,000 रुपए लेकर भाग चुका था, जिसके बाद रमोला और ज्यादा चिंताग्रस्त हो चुकी थी। वहीं अब सुधा के घर पर दूध वाला हिसाब मांगने आता है। अरे सुधा काकी, पिछले 2 महीने से आपने मेरा हिसाब नहीं चुकाया है। जल्दी से पैसे दे दीजिए, वरना मैं आपको दूध देना बंद कर दूंगा। वो दरअसल निहार नहीं रहा। मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगी पैसे मटरू। बस इस महीने थोड़ा सहन कर लो, भगवान के लिए। ठीक है सुधा काकी, लेकिन बस इसी महीने, अगले महीने दे दीजिएगा। ये लीजिए आज का दूध। जल्दी से पतीला दीजिए, उसमें भर देता हूं। ठीक है। सुधा दूध वाले मटरू को पतीला देती है, जिसमें वो दूध भरकर उसे वापस देता है और फिर वहां से चला जाता है। सुधा अब चिंतित हो गई थी, क्योंकि पैसे आने का अब कोई जरिया नहीं था। अब इतने सारे खर्चे हैं, कैसे पूरे होंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, मैं खाना बना कर बेचूंगी। खाना बना कर बेचने पर मुझे पैसे मिलेंगे। मेरे हाथ का खाना अच्छा और ठीक ठाक बन जाता है। गांव के चौक में एक छोटा सा ढाबा खोलूंगी मैं अब अपना। सुधा अब अपने सोने का कंगन बेचती है और उन पैसों से गांव में एक ढाबा खोलती है, जहां पर वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बेचती है और लोगों को उसके हाथ का बना खाना भी बहुत पसंद आने लगता है। वाह, क्या लजीज बिरयानी बनी है। आहा, सुधा काकी, थोड़ा सा रायता मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। 1 मिनट, अभी बूंदी वाला रायता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे सुधा काकी, मुझे और 2 पनीर पराठे चाहिए। और हाँ, ये अचार एकदम बढ़िया बना है, थोड़ा और अचार भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। ये ढाबा नहीं, खाना खजाना है भाई। यहाँ के खाने जैसा खाना और कहीं भी नहीं मिलता है। मैं तो अब अक्सर यहाँ आया करूंगा और अपने दोस्तों को भी इस ढाबे के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी बेटा। आओ, ये तुम सबका ही ढाबा है। चंद दिनों में ही सुधा का ढाबा बहुत अच्छे से चल पड़ता है। दिन रात सुबह शाम उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। वो अपने ढाबे से अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगती है। सुधा की ये बढ़ती तरक्की देख रमोला को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे जलने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लोगों के घरों में गंदे बर्तन साफ करूंगी और मेरी बहन अपने दम पर अपने ढाबे में ढेरों पैसे कमाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सुधा दीदी को मुझसे आगे जाने नहीं दे सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वो भी जल्दी ही। रमोला अब सुधा के ढाबे में एक रात चुपके से जाती है और वहां वो उसके खाने में मिलावट करने जाती है कि तभी वहां पर अचानक से सुधा आ जाती है। अरे रे 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 रे, ये दीदी क्यों आ गई अब यहाँ पर? ओह, मैं भी ना घर की चाबी यहीं पर भूल गई। अच्छा हुआ ज्यादा दूर नहीं गई थी, वरना कितना लेट हो जाता घर पहुंचने में। जल्दी से घर जाकर सो जाती हूँ। कल सुबह बड़ी ऑर्डर है, शादी में खाना पहुंचाना है मुझे। रमोला के हाथ से ये मौका छूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और वो अब तय करती है कि अब मैं कोई साजिश नहीं रचूंगी। सीधे सीधे सुधा दीदी का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब दीदी ही इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो वो मुझसे आगे जा ही नहीं पाएंगी। हाँ। रमोला सुधा के लिए लड्डू बनाती है, जिसमें वो जहर मिलाती है। अब जब सुधा दीदी इन जहरीले लड्डुओं को खाएंगी, उसके बाद वो भी अपने बेटे के पास परलोक चली जाएंगी। जलन में अंधी हुई रमोला सुधा को वो लड्डू देने जाती है और उससे कहती है, दीदी, निहार को गए हुए ठीक से 3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये लड्डू लाए हैं। ये लड्डू आपको बहुत पसंद है ना, इसीलिए।
धन्यवाद छोटी। अब मेरा इस दुनिया में और बचा ही कौन है तेरे सिवा। दीदी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। आप अकेली नहीं हो, मैं हूं ना आपके साथ। रमोला वहां से चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद जब शाम में सुधा उन लड्डुओं को खाने जाती है, तब वो लड्डू अचानक से नीचे फर्श पर गिर जाते हैं और खराब हो जाते हैं। अरे, ये लड्डू तो नीचे गिर गए। छोटी इतने प्यार से बनाकर लाई थी इन्हें मेरे लिए। खैर कोई बात नहीं, अगली बार फिर से बनवा लूंगी उससे मैं। अब ये खराब हो चुके हैं, इन्हें फेंकना ही सही रहेगा। सुधा उन लड्डुओं को फेंक देती है। वहां रमोला को लगता है अब तक तो मेरी बेचारी प्यारी दुलारी दीदी चल बसी होंगी। रमोला उस रात अचानक से बहुत बीमार हो जाती है और तब उसके पास कोई नहीं होता। वो बहुत अकेला महसूस करती है। कोई है? अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं? मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी उस रात सुधा उसके पास आती है और उसे बेहोश देखने पर वो उसे फौरन अस्पताल ले जाती है। अच्छा हुआ पेशेंट को सही समय पर यहाँ ले आई, वरना आज तो उनकी जान चली ही जाती। उनका बीपी भी काफी लो हो चुका था और टेंशन लेने के कारण दिल की धड़कनें भी थमने लगी थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी छोटी को कुछ नहीं हुआ। जब रमोला को ये सब पता चलता है तब उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सुधा को अपना सारा गुनाह कबूल कर देती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा और गलत किया है। छोटी, तूने मेरे साथ किया है, मैं तुझे उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, तुझे अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका दूंगी, क्योंकि तेरी आंखों में दिख रहा है कि सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस दिन के बाद से रमोला और सुधा दोनों एक साथ रहने लगती हैं और रमोला सुधर कर अच्छे से पेश आने लगती है और दोनों बूढ़ी बहनें बुढ़ापे में भी दिन रात मेहनत करके ढाबा चलाती हैं और खूब तरक्की करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।